मैंने पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन वाटर। ये अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है। ये सभी सॉल्वेबल है या कोई इसमें एक सॉल्वेबल है वाटर में? सर ए सारे ए सर ऑल ऑल सॉल्वेंट वाटर, बिकॉज ये वाटर से सभी हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। आंसर इज ऑल। एंड द रीजन क्या है कि जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बट इसमें हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच्ड है, बट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस है और इसके पास क्या है, लोन पेयर। यू कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस। बी ऑप्शन में भी ऐसे हो सकता है। बी ऑप्शन में आपका इस तरीके से है, ये ईथर होता है और ये आपका वाटर हो गया, डेल्टा प्लस यहाँ पे लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह हो सकती है। ठीक है ना। और एल्कोहल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता ही है, आप सबको पता ही है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो सकती है, डेल्टा प्लस। सो ऑल these compound can form hydrogen bond with the water, so they are soluble in water. Understood? Okay, so थर्मोडायनामिक्स फिर से मैं स्टार्ट से बताता हूँ। मैंने कहा था कि थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स फ्लो। सो हम इसमें स्टडी करते हैं कि मैटर और हीट में कैसे इंटरेक्शन होता है और उससे मैटर में क्या चेंजेज आते हैं, ये हमें स्टडी करना है। वैसे एम क्या है थर्मोडायनामिक्स का? एम ये है टू डिटरमाइन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स हमको ये बता देता है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, या कौन सी रिएक्शन किस कंडीशन पर हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है ना। तो इट डिटरमाइन, हमारे सिलेबस में इट डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कौन है It determine the feasibility of a reaction. परवीन स्कॉर्पियो। मैं अभी आपको, कौन है ये रेडमी बीच में बोल रहा है? पागल है। ओके, सो एम क्या है इसका? इट डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि थर्मोडायनामिक्स की सॉरी थर्मोडायनामिक्स हमें ये तो बताता है कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो सकती है, लेकिन ये नहीं बताता कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, क्योंकि मैं रिएक्शन ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पे हमें स्टडी करना है इसका एप्लीकेशन। तो केमिकल रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, कोई रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, ये सब थर्मोडायनामिक्स से नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए मैं इसकी लिमिटेशन के एक दो पॉइंट आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है ना।
it only determine the feasibility of reaction. It does not determine कि time at which reaction will complete and all other things. ठीक. एंड दूसरी बात ये, हमारे कोर्स में हमें थर्मोडायनामिक्स को माइक्रोस्कोपिक स्टडी में अप्लाई करना है. माइक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज, उसमें ना कि मॉलिक्यूलर लेवल में कि एक एक मॉलिक्यूल पे स्टडी करना हो. ठीक है, तो आप धीरे से आगे देखोगे. डेफिनेशन पे ही हम सारा टाइम नहीं लगाते हैं. तो मैंने कहा था कि चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे. वो बेसिक टर्म क्या है? नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री से क्या समझते हो? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. हर प्रोसेस में एक सिस्टम होता है. तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि जैसे हमारी क्लास चल रही है, एक सिस्टम है. तो सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग या पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, या जहां पर भी कोई प्रोसेस चल रहा होता है, कोई चीज चल रही होती है, दैट इज द सिस्टम. ठीक है. सो सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. या पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम. ओके. और सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम. जैसे मैंने कहा कि लैब में आप बीकर में ये टेस्ट कर रहे हैं. सो ये हमारा क्या हो गया? दैट इज द सिस्टम. और ये पूरा पार्ट क्या हो गया? सराउंडिंग. अब पूरे लैब को सिस्टम मानते हो तो पूरा बाहर सराउंडिंग हो गया. अब बीकर को सिस्टम मानते हो तो बीकर के बाहर सारा सराउंडिंग हो गया. तो सिस्टम तो कई तरीके डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है. तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम. द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. ये हमारे लिए नोन होता है इन जनरल, और ये हमारे लिए अननोन होता है. बाउंड्री क्या होती है? एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना. बाउंड्री क्या होती है? विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग. विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग. और ये बाउंड्री जो है वो रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती है. रियल एंड इमेजिनरी दोनों हो सकती है. जब भी कोई सिस्टम सराउंडिंग का, यस, तो सराउंडिंग विद द एक्सटर्नल पार्ट. ओके. सराउंडिंग जो भी, अब इसे मैं इस रूम में क्लास ले रहा हूँ तो बाहर सारा सराउंडिंग ही है. तो सर ये नहीं मैं डेफिनेशन कह रहा था, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम. थैंक यू सर. ओके. सो द बाउंड्री कैन बी रियल एंड इमेजिनरी. अब देखो थोड़ा सा बाउंड्री के बारे में. जब भी कहीं पर आपको से थिक लाइन ना दिखे, दैट इज द इमेजिन बाउंड्री. अब जैसे बीकर है, अब बीकर में हमने इसमें वाटर रखा हुआ है, तो वाटर हमने कवर नहीं किया, तो ये बाउंड्री क्या हुई? यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री. जहाँ पर चीज़ों को बस एक फीलिंग के साथ समझा जाए कि हाँ हमारे बीच में ये जो यहाँ पर लाइन नहीं दिख रही बट हमें अंडरस्टैंडिंग है, तो वो समझो कि इमेजिनरी बाउंड्री होती है. ठीक है. अब देखो इस बीकर में ये आपकी रियल बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है, बट यहाँ पे कौन सी बाउंड्री है? इमेजिनरी. ओके.
अच्छा देखो ध्यान से, अगर कभी ऐसा हो कि जैसे ये बाउंड्री है, मान लो ना, दिस इज द बाउंड्री। अगर इस बाउंड्री से आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो, हीट हीट अंदर जा सकती है और हीट बाहर भी आ सकती है, अगर ऐसा हो तो इसे बोलते हैं कंडक्टिंग बाउंड्री या कंडक्टिंग वॉल। ठीक है ना, कंडक्टिंग बाउंड्री या कंडक्टिंग वॉल्स है ना। अब जैसे ग्लास है, ग्लास को हीट करते हो तो वो हीट हो जाता है ना, इसका मतलब इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है। तो जब बाउंड्री से हीट ट्रांसफर हो सकती है तो दैट इज ए कंडक्टिंग। ओके, और अगर नहीं होती है तो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। क्यों बच्चों, अगर आप बीकर को, अगर बीकर मान लो ऐसे बंद कर देते हो और तब भी हीट करते हो, तो क्या ऐसा नहीं होता कि कभी ये हीट ना हो? हीट होता है ना, जो अंदर मटेरियल है, जो भी अंदर गैस है या कोई भी सब्सटेंस है, वो हीट हो रहा है, और उससे जब हीट होता है तो वो हीट को इजेक्ट भी करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाउंड्री है ये एनर्जी को ले भी रही हैं और एनर्जी को रिजेक्ट भी कर रही हैं, तो इसे बोलते हैं कंडक्टिंग बाउंड्री। तो ये पहला टर्म्स था सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। दूसरा टर्म हम पढ़ते सर हैं एक बार सिस्टम बताना दोबारा से। सिस्टम, मतलब पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। कहीं पर भी जो भी, Part of the universe under हाँ, कहीं पर जो भी कुछ चल रहा होता है, कोई टेस्ट परफॉर्म हो रहा होता है, कोई स्टडी चल रही होती है, कोई प्रोसेस चल रहा होता है, या फिर एनीथिंग, सभी को हम सिस्टम कहते हैं। आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अगर आप लैब में काम करते हो तो सिस्टम है, क्लास चल रही है तो सिस्टम है। तो सिस्टम तो तब कोई अनलिमिटेड है, इसकी डेफिनेशन तो कैसे बोल सकते हो? ठीक है, अगर हम इसको अपनी केमिकल थर्मोडायनामिक्स से बात करें तो हम कहेंगे कि गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर, क्योंकि हमको इस चैप्टर में तो क्या पढ़ना है कि अगर एक बीकर में इस तरह गैस है, गैस के पार्टिकल्स हैं, तो इसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आएंगे जब इसको हम कूल करें, जब इसको हम हीट करें, जब इस गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करें। अब मान लो इस गैस का वॉल्यूम हमने एक्सपेंड कर दिया, इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया गैस का वॉल्यूम, तो अब इस गैस के बिहेवियर में क्या चेंज आया? या इस गैस को हमने कंप्रेस कर दिया, इस तरीके से कंप्रेस कर दिया बाई पुटिंग फोर्स, यहाँ पर फोर्स को कम किया गया, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा दिया गया सराउंडिंग से, तो गैस को कंप्रेस कर दिया, तो उसमें क्या चेंजेज आए? अगर गैस को हीट दे दें तो क्या चेंज आया, और गैस से हीट को रिजेक्ट कर दिया तो क्या चेंज आया? ये सब स्टडी करना है, तो हमारा जो गैस है वो सिस्टम है, सच बोलूं तो। ठीक है, या केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन में कोई एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई करेंगे, मतलब प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, तो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होगी? दैट इज सिस्टम। हमको किस पर स्टडी करना है? केमिकल रिएक्शन पे। अंडरस्टूड, वो क्या हो गया? सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है, दूसरा टर्मिनोलॉजी है टाइप ऑफ सिस्टम में। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम तो बहुत हो सकते हैं, बट हमको पढ़ना है ये एक ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? दूसरा क्लोज सिस्टम, एंड तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखो इनकी डेफिनेशन
डेफिनेशन भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट हमें ओपन सिस्टम जो भी क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, हमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसको लेकर डिफाइन करना है। तो देखो, अगर ये वेसल है, इसमें कोई सब्सटेंस है, गैस मान लेते हैं, अगर सिस्टम, दिस इज सिस्टम, और ये क्या आपका सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, मास एंड एनर्जी, सिस्टम और सराउंडिंग में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, तो उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, जैसे हम लोग हैं एटमॉस्फेयर में, तो ओपन सिस्टम है ना, हम मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करते हैं ना एटमॉस्फेयर के साथ। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है कि जैसे कि इस बीकर में आप ईथर रख दो, आपको शायद पता ना हो, ईथर हमने रख दिया। ईथर जो होता है बच्चों बहुत ही वोलाटाइल होता है। ईथर का जनरल फॉर्मूला ये होता है ROR, या मैं कोई ईथर का फॉर्मूला लिख देता हूँ CH3OCH3, ये ईथर होता है ईथर। तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, तो क्या होता है कि ये इवेपोरेट कर जाता है एटमॉस्फेयर में इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, क्या बीकर से ईथर का मास कम नहीं हो रहा है? अगर वो इवेपोरेट हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, तो इसका मास कम हो रहा है। ओके, और ये जाकर के एयर के पार्टिकल के साथ मिल गया, तो यहाँ पर एनर्जी भी चेंजेस हो रही है, कम ज़्यादा की कोई बात नहीं, एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ ईथर जाएगा वहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाएगी। ईथर के पार्टिकल्स बहुत कूल होते हैं। ओके, सो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट दोनों हो रहा है। वाटर को बीकर में हीट कर दीजिए, वाटर वेपर बन के क्या होगा, सराउंडिंग में जाएगा, तो वेपर पार्टिकल जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे एनर्जी का चेंजेस आएगा, और वाटर का मास भी कम हो रहा है क्योंकि पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी का चेंज हो, तो दैट इज ओपन सिस्टम। फाइन, एंड डेफिनेशन बता दो फिर ओपन सिस्टम। बस इतना बच्चों, देखो इन चीज़ों पर क्वेश्चन तो नहीं आने हैं, बट ये है कि पता होना चाहिए। तो बस एक एक लाइन इसमें बताना है। ओपन सिस्टम क्या होता है? एनर्जी ऑफ मास एंड सॉरी एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बस टू द पॉइंट लिखना है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास बोथ, exchange of energy and mass both between system and surrounding. Okay, now closed system क्या होता है? क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी not the mass between system and surrounding. ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट मास का एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप की सब्सटेंस को आपने रखा है यहाँ पर, ओके, एंड जैसे कि एक कप ऑफ टी है। अब तो ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, अगर उसको आप रख देते हो टेबल पे, आप उसको उस टी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, टेबल पे रखी हुई है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो टी जो होती है कूल हो जाती है, बट आपको उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं दिखता है। तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉट द एक्सचेंज ऑफ मास।
ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस हो। अब आप जैसे कि जो भी कभी लंच बॉक्स लेके जाते हैं गरम गरम खाना, तो वो थोड़ी देर बाद कूल हो जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी उतनी रहती है, बट एक्सचेंज ही एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से वो है कूल हो गया है। आइसोलेटेड सिस्टम ये पूरी तरीके से आइडियल सिस्टम होता है। आइडियल सिस्टम मतलब हाइपोथेटिकली इसे बोलते हैं कि सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखोगे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड सराउंडिंग, सॉरी हीट एंड एनर्जी, सॉरी एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नीदर एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर द मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज आइसोलेटेड। मतलब सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, उसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये आइडियल है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैंने, कोई रिपीट करेगा? Neither the exchange of heat nor the matter from the surrounding between the surrounding. बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, वैसे इसको अगर थोड़ा सा समझो तो अगर बहुत अच्छा आपके पास क्या है जिसमें कि एक खाना काफ़ी गर्म बना रहता है, काफ़ी देर तक हीट बना रहता है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मो, क्या बोलते हैं उसको, फ्लास्क जो होते हैं ना, वॉइस नहीं आ रही खुशी आपकी। The thermos. हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला, देखो कि उसमें जो है फूड है आपका वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है ना, है ना, तो थोड़ी देर तक तो उसमें इसे हीट क्यों क्यों क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती है ना वो नॉन कंडक्टिंग बनाई जाती हैं। नॉन कंडक्टिंग बने होने की वजह से फूड आपका सेम टेम्परेचर बना रहता है और मास में भी चेंज नहीं आता है, तो उसको हम आइसो सिस्टम की तरह बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो कूल हो ही जाता है। तो इसलिए ये आइसो सिस्टम जो है वो आइडियल सिस्टम है। चलो ये दो टर्म्स हो गए, तीसरा टर्म्स पढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये पूरी तरीके से सिस्टम के लिए डिफाइन है। माइंड में रखना कि यहाँ पर आगे देखोगे आपके सिस्टम को हमने गैस लिया है और उसके बिहेवियर में, या सिस्टम हमारी केमिकल रिएक्शन है उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है हीट के साथ। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस पे क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। पहले डेफिनेशन देख लो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंटेंसिव बता रहा हूँ, एक्सटेंसिव डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। तो इंटेंसिव क्या होता है, दोज प्रॉपर्टी which does not depend upon mass present in system, those property which does not depend upon mass present in the system are called intensive property। तो फिर एक्सटेंसिव की डेफिनेशन तो क्लियर हो जाएगी बच्चों, विच द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द मास प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब जरा ध्यान समझना, और ये सभी को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, और इस पे क्वेश्चन आता है और आपका गलत भी नहीं होगा। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, थोड़ा पार्टिसिपेट करना इस कंसेप्ट में तो आपको समझने में आसानी रहेगी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ओके फाइन। अब मैं आपसे कहूं कि 1 बकेट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा?
100 degree. 100 degree. 100 degree. और एक सेकेंड, एक ड्रॉप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एक ड्रॉप वाटर का 100 degree. 100 डिग्री। 100 degree. दैट मीन्स Celsius. ओके फाइन, वेरी गुड। अब सुना ध्यान से, क्या समझे इस बात में कि अगर मैं लैब में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं बच्चों, तो वाटर एक ड्रॉप हो या वाटर के 100 ड्रॉप हो या वाटर एक बकेट हो या वाटर एक ड्रम हो, क्या हर केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा? यस या नो? Yes, sir. दैट मीन्स वाटर का मास कितना है, क्या उस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है? No, sir. बस यही मतलब होता है कि सिस्टम मतलब लैब में हम ऐसी चीज़ों पे स्टडी करें जिसके जो रिजल्ट हैं वो मास पे डिपेंड ना करें। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक तरीका है इंटेंसिव को समझने का या एक्सटेंसिव समझने का, लेकिन मैं अब इसको एक डायग्राम से और बताता हूँ, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी और खुद ही आप सारे जवाब देने लग जाओगे। देखो समझना बच्चों कि इस वेसल में, ये वेसल है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और इस सब्सटेंस का मैंने कह दिया कि प्रेशर जो है वो 100 atm है, 100 एटमॉस्फेयर लगा रहा है सब्सटेंस। ये इस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है, ध्यान देना बच्चों, है ना, नंबर 1 बात बोली मैंने। नंबर 2, इस सब्सटेंस की मैंने डेंसिटी बोल दी 1 ग्राम पर ml। मैं यूं ही लिख रहा हूं बस, 1 ग्राम पर ml, है ना। इस सब्सटेंस को रखा गया है टेम्परेचर 300 केल्विन पे। ये टोटल जो वॉल्यूम है इसका वो है 100 ml, या मैं इसको बोल देता हूँ 500 ml, जिस बीकर में है वेसल में सब्सटेंस। आपको पता है कि अगर हमारा सब्सटेंस ये गैस है तो जो इस वेसल का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री है और इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -10 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुना होगा ना बच्चों? Yes. Yes. ओके, Sir. इस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू जो है वो 1.5 है, या एन से डिनोट करें या म्यू से डिनोट करें, आई हैव नो आइडिया कि आपने किससे डिनोट किया है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मुझे बताना बच्चों, ये इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, सब मैंने दे दिया है। अब मैं अगर इस वेसल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब बताओ मुझे कौन कौन सी चीजें हाफ हो जाएंगी? क्या वॉल्यूम हाफ हो जाएगा? Volume. वॉल्यूम हाफ। अब तो ध्यान से सुनो, एक मिनट अभी, हाँ वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई है, डेफिनेशन में डज नॉट है तो आप इसकी एक्सटेंसिव डेफिनेशन खुद लिख लोगे, ठीक है, ध्यान देना। सर 1 मिनट रुको प्लीज। बेटा मैंने अब हटा दिया। सर ये नीचे वाले कह रहा था। हाँ इसको मैं नहीं हटाऊंगा, इसमें तो बताना मुझे वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव में आया बच्चों या इंटेंसिव में आया? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव। हाँ सिंचाई हो जाएगी अगर कोई इस तरह बोलेगा तो। देखो, तो वॉल्यूम में मैंने लिखा, सॉरी वॉल्यूम को लिखा मैंने एक्सटेंसिव में, क्योंकि मैंने क्या बताया कि दोज प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो आपने देखा कि मास को हमने सेपरेट किया, आधा कर दिया, तो वॉल्यूम आधा हो गया, तो वॉल्यूम आ गया एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव मतलब एक्स्ट्रा पे जो डिपेंड करें। राहुल माइक को म्यूट कर लो, हिमांशु यादव माइक को म्यूट कर लो। इसके बाद देखो बच्चों, बताओ बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज आने वाला है? नो सर। तो बॉइलिंग पॉइंट किस में आ गया? इंटेंसिव में। मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आने वाला है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट में। नो सर। मेल्टिंग पॉइंट आ गया इंटेंसिव में। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा क्या?
नो सर. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नो सर. वेरी गुड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा बच्चों, डेंसिटी. नो सर. डेंसिटी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल Okay. सही. डेंसिटी तो यार, डेंसिटी तो वाटर की 1 ग्राम पर ml बोलते हो कि एक बकेट वाटर की 1 ग्राम पर ml बोलते हो, एक ड्रम वाटर की 1 ग्राम पर ml बोलते हो, वो तो एक टेम्परेचर पे डेंसिटी फिक्स रहती है. अच्छा बच्चों, ये बताना, टेम्परेचर आधा हो जाएगा? नो सर. नो सर. वेरी गुड. टेम्परेचर भी इंटेंसिव में आएगा, और बिल्कुल सही बात है. देखो, 2 बीकर हैं आपके पास, 2 बीकर हैं. इसका ये टेम्परेचर 50 केल्विन में है, दूसरे बीकर में सब्सटेंस जो है वो भी 50 केल्विन में है. क्या इन दोनों को मिला दो तो क्या टेम्परेचर 100 केल्विन हो जाएगा? नो सर. नो. वेरी गुड. तो इसलिए टेम्परेचर भी किस में आ रहा है? इंटेंसिव में. और एक बात और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटेंसिव के लिए. जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो नॉन एडिटिव होती हैं, और ये वर्ड सभी को क्लियर हो चुका होगा. नॉन एडिटिव मतलब वो प्रॉपर्टी जिनको ऐड किया जाए तो चेंज ना हो. 2 ml लो, या फिर 2 ml इसमें और डाल दो तो ऐड कर दिया 2 ml, तो 4 ml हो गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया. तो एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐड करने के बाद वो प्रॉपर्टी जो ना चेंज हो, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ये क्या होती है बच्चों? नॉन एडिटिव. और एक्सटेंसिव क्या होता है? एडिटिव. अब जरा प्रेशर बताओ मुझे पता है पक्का गलत करोगे इसमें. सर इंटेंसिव. सर सेम रहेगा. बिल्कुल सही. तो प्रेशर भी इंटेंसिव है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है ना. आपने एरिया भी तो आधा कर दिया है ना. आपने पार्टिकल्स तो कोलाइड कर रहे हैं ना. फोर्स कैसे क्रिएट होता है? जब पार्टिकल वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो उतना ही रहेगा ना. तो ये तो फिजिक्स की बात है. तो ये प्रेशर भी आपका किस में आ गया? इंटेंसिव में. तो ये सारी चीज़ें इंटेंसिव हैं. और भी चीज़ें इंटेंसिव हो सकती हैं, लेकिन इस डायग्राम से आपको ये समझ में आया कि ये इंटेंसिव है, और इसमें केवल आपको वॉल्यूम ऐसा मिला जो एक्सटेंसिव था. ठीक है. अब इसके बाद में और भी एग्जाम्पल देता हूँ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के. जरा मुझे बताना जल्दी से. लेकिन आपको सोचने का तरीका मिल गया कि अब हमको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ऐसे सोचना है. अंडरस्टूड. अच्छा बच्चों, बताना मुझे, इस वेसल में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, और इस सब्सटेंस का टेम्परेचर, मान लो सब्सटेंस हमारा 1 ग्राम है, ठीक है. इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री तक बढ़ाना है. पहले कुछ भी टेम्परेचर रहा हो, इसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री बढ़ाना है. तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको हीट देना पड़ेगा या टेम्परेचर देना पड़ेगा? हीट. हीट. हाँ, कभी ये मत बोलना टेम्परेचर देना है. टेम्परेचर नहीं दिया जाता, हीट दिया जाता है टू चेंज द टेम्परेचर, राइट. तो इसको हीट करेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करेंगे, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है. कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री. दूसरे सेम सब्सटेंस लिया मैंने, लेकिन इस बार हमने सब्सटेंस की क्वांटिटी ले ली 10 ग्राम, और फिर से इसको हीट देना है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. क्या दोनों में बराबर हीट देनी पड़ेगी? नो सर. नो सर. नो सर. इसका मतलब ज़्यादा सब्सटेंस लेंगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. यस सर. यस सर. तो फिर एनर्जी किस में आएगी? हीट. एक्सटेंसिव में. वेरी गुड. एनर्जी आ गई आपकी एक्सटेंसिव में. एक्सटेंसिव. अच्छा, वेरी गुड. और बच्चों, वर्क? एक्सटेंसिव सर. एक्सटेंसिव. बिल्कुल सही, एक्सटेंसिव. ज़्यादा फिजिक्स मत, अच्छा हाँ, ज़्यादा फिजिक्स मत लगा देना यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट दुनियादारी. आपको बस सिंपली देखना है कि ज़्यादा सब्सटेंस ज़्यादा वर्क, इस तरह देखना है. तो ये आ गया एक्सटेंसिव में. अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना बहुत अच्छे से. हमारे कोर्स में एनर्जी के बहुत सारे नाम रखे गए हैं. ई फॉर एनर्जी है ना. कैसे कैसे देखो, इंटरनल एनर्जी यू और ई, यही सब पढ़ना है. यू और ई, इंटरनल एनर्जी. इसके बाद इंथैल्पी. याद करो, मैंने कहा था कि इंथैल्पी जब आपने पढ़ा था ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो मैं उसमें कह रहा था कि इंथैल्पी बस हीट का नाम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब वो दिन आ गया जिसमें आप इंथैल्पी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ोगे. इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा स्टडी इंथैल्पी के बारे में करना है, और कुछ नहीं करना है. तो इंथैल्पी, इसका नाम क्या है? इंथैल्पी.
दैट इज इंटरनल एनर्जी। और इसके बाद एक टर्म और है एस, एस का मतलब इंट्रोपी, ये भी एनर्जी है। और एक है जी, इसे बोलते हैं गैस फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। किसी ने हर्शल गिब्स का नाम सुना है? यस या नो? नो सर। होना सुना होगा तो बॉयज में ही सुना होगा किसी ने हर्शल गिब्स। यस सर, क्रिकेटर साउथ अफ्रीका का। फिर से रिपीट करना, कौन है? यस सर, सुन रखा है। आप ये बोल रहे हो ना कि ये साउथ अफ्रीका का ओपनर बैट्समैन था? अगर कुछ और सुन रखा तो हाँ वही था। देखो अब सुनो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी। चैप्टर स्टार्ट होगा जब मैं इंटरनल पढ़ाऊंगा और फिनिश तब होगा जब मैं जी में पहुंचूंगा। तो ना अभी स्टार्ट हुआ है ना अभी फिनिश हुआ है। और ये चारों एनर्जी के नाम हैं। तो अगर एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। अब ये क्या होते हैं? इंटरनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी लिखा है, और जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये सभी आपको एक एक करके पढ़ना है। बट ये चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये एनर्जी के एक दूसरे नाम हैं। जैसे अर्जुन के बहुत सारे नाम नहीं थे, वैसे तरह ये एनर्जी के बहुत सारे नाम हैं और इन्हीं के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। बस मैंने अभी क्या बताया कि ये सभी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और देखना ध्यान से, जब कभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाए तो वो इंटेंसिव होती है। जब कभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट कर दी जाए वो भी इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करो वो भी इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव को इंटेंसिव से मल्टीप्लाई करो वो भी इंटेंसिव होती है। ये कभी ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ ले तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सुनो ध्यान से बच्चों, वॉल्यूम क्या बताया था आप लोगों ने अभी? वॉल्यूम एक्सटेंसिव। अब देखो जब कभी स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लिया जाए बच्चों, स्पेसिफिक वर्ड, जैसे वॉल्यूम तो आपका एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव, लेकिन मैं कहूं मोलर वॉल्यूम, ये क्या होगा? तो मोलर वॉल्यूम क्या क्या बात करता हूँ? एक मोल का वॉल्यूम। अब एक मोल SO2 गैस का वॉल्यूम कितना लेते हो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे? 22.4 लीटर। अगर टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है, एक मोल O2 का वॉल्यूम कितना लेते हो? 22.4 लीटर। एक मोल O2, एक मोल N2, एक मोल CH4, एक मोल ये, तो मोलर वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा फिर? इंटेंसिव। जब भी इस तरह स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, मोलर वॉल्यूम, मोलर इंट्रोपी, मोलर इंथैल्पी, तो एक मोल के लिए डाटा तो सेम होगा ना। समझे ना बात को? जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, हाँ देखो, तो मोलर वॉल्यूम किस में आ जाएगा फिर? इंटेंसिव में आ जाएगा। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो, मोलर इंटेंसिव। मोलर, मोलर का मतलब होता है एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो एक मोल का वॉल्यूम फिक्स हो जाता है फिर, तो जो फिक्स हो गया दैट इज इंटेंसिव हो गया। अब आपको पता है एक मोल सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, एक मोल SO2 का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वही होगा जो एक मोल O2 का वॉल्यूम है। एक मोल O2 का वॉल्यूम वही होगा सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो एक मोल हीलियम का है, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम तो फिक्स होता है। तो वो फिर क्या हो गया? इंटेंसिव होगा। जब चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए, जिससे कि आपने और भी कुछ टर्म से सुने होंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये सुना है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नो सर। नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल इंटेंसिव होता है, आगे सीख जाओगे। एंड और क्या हो सकता है? अच्छा, एक चीज, एक डेफिनेशन और देख सकते हो आप।
डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में आएगा, एक्सटेंसिव में, एक्सटेंसिव और वॉल्यूम किस में आया। एक्सटेंसिव तो यहां से आप देखो कुछ फॉर्मूले तो अपने आप निकाल सकते हो। दैट मीन्स एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। इंटेंसिव। हाँ, तो ये सब चीजें देखो मैंने पहले से रट नहीं रखा, मैं तो अभी से निकाल दिखा रहा हूँ। कभी ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे तो आप समझ लेना कि इस तरह से निकाल सकते हो कि हाँ भाई एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव आ जाता है। ठीक है, ये आपकी हो गई इंटेंसिव। फिजिक्स में सरफेस टेंशन अगर पढ़ा हो तो सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये वो सर आपकी एक्सटेंसिव की मल्टीप्लाई। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव मल्टीप्लाई से एक्सटेंसिव आता है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये वो सर थ्योरेटिकल है, सुनो ये बहुत थ्योरेटिकल है, अगर पहले से पता नहीं होगा तो बोलना बहुत मुश्किल होता है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मल्टीप्लाई एक्सटेंसिव आएगा। अगर आप क्या नाम एक्सटेंसिव को इंटेंसिव डिवाइड करते हो तो एक्सटेंसिव आएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, आपको उसी समय सोचना होगा जब आपके पास क्वेश्चन आता है। तो अब मैं आता हूँ तीसरी चौथी टर्मिनोलॉजी में, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। देखो हमें इस पूरे चैप्टर में चार प्रोसेस को पढ़ना है। नंबर 1 है, और इससे भी आप अवेयर हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड, सब यही ना था भाई। भाई बार बार मत बोलो बीच में, कौन बोला अभी। आइसोबारिक प्रोसेस, इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, और फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस। इनको टू द पॉइंट डिफाइन करना है, क्योंकि जब आगे इसको पढ़ेंगे तो इसमें इस कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो ध्यान से, आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। हीट हाँ, टेम्परेचर हीट, ठीक है। देखो सो आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर। ओके, तो अगर कोई प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये वर्ड मैंने बोला भी है जब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ नहीं बनाया था हम लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आप उसे बोलते थे आइसोथर्म। याद है ना बच्चों, आइसोथर्म, राइट। यस हाँ, तो वैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि देखो जिस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो फिर T2 माइनस T1 कितना आएगा बच्चों, 0 जीरो, है ना। तो यानी कि जीरो। तो आप कैसे आप कैसे डिफाइन करोगे, बस इतना लिख देना, टेम्परेचर इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। डेल्टा T इक्वल टू 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। So if the temperature is constant throughout the process, that is called isothermal process. Isobaric process क्या होगा, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर प्रेशर की, है ना। तो throughout the process pressure will be constant। तो यहाँ पर क्या होगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू 0। आइसोकोरिक वर्ड बच्चों वॉल्यूम के लिए यूज होता है, तो बोलेंगे द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0। एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक तरीके से
आइडियल जैसा ही होता है। देखो एडियाबैटिक होता है सुना ध्यान से, द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट हीट, द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट हीट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। कांस्टेंट हीट का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारी वॉल्स ऐसी हैं, दिस वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग तो पहले मैंने बताया था ना कि बाउंड्री कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब हीट अंदर नहीं जा सकती और अंदर से हीट बाहर भी नहीं आ सकती। तो ऐसे प्रोसेस बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहां पे क्या था कांस्टेंट, टेम्परेचर। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको आगे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। यहां पर हीट कांस्टेंट रह रही है, मतलब कि जो भी जितनी भी हीट अवेलेबल है सिस्टम के पास, ध्यान देना, जितनी भी सिस्टम के पास हीट अवेलेबल है उससे हीट को पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के थ्रू आउट द प्रोसेस हीट इंटर नहीं करेगी उसमें, भले वर्क करते वक्त इसके अंदर की एनर्जी कम हो जाए, बट हीट विल नॉट बी इंटर। तो इसलिए कि सिस्टम की हीट जो पहले है वही कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अभी बस आप इतना डिफाइन कर लें कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस विच कैरीड आउट एज कांस्टेंट हीट, और आइसोथर्मल क्या होता है, द प्रोसेस विच कैरीड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा फिर, 0। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं। इन्हीं प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला प्रोसेस है क्योंकि इसी को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं बच्चों बोलूं, सपोज प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और ग्राफ ऐसे है। बताओ ये किसके लिए ग्राफ है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबैटिक? आइसोकोरिक। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये किसके लिए ग्राफ था, आइसोकोरिक के लिए, नो चेंज इन वॉल्यूम। हो गया, क्या बेटा, टाइम हो गया। अरे मैं अपने आप से छोड़ दूंगा, आप लोग ये सब बीच में वर्ड बोलते हो तो वो वही वीडियो में रिकॉर्डिंग हो जाती है उन्हीं की। आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। अच्छा बताना बच्चों, ये किसके लिए होगा, Isobaric. आइसोबारिक। वेरी गुड, आइसोबारिक, वेरी गुड। और ध्यान देना, आइसोथर्मल के लिए ग्राफ तो आप लोगों ने बनाया है, कैसा कर्व होता है, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ खींचते हो तो कैसा ग्राफ आता था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, रेक्टेंगुलर। हाँ कुछ ऐसा था ना ग्राफ। तो मैं, हाँ बिल्कुल, तो मैं थोड़ा इतना पार्ट ले रहा हूँ, केवल इतना पार्ट ऐसे ले रहा हूँ। ये इस तरह ग्राफ होता है फॉर टेम्परेचर, ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल। ठीक है, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऐसे जाता है आइसोथर्मल का और ऐसे जाता है एडियाबैटिक का, क्योंकि एडियाबैटिक का जो कर्व होता है ना वो आइसोथर्मल से नीचे होता है। उसका रीजन ये है कि हीट, जैसे मान लो, उसे अभी मुझे समझाना नहीं चाहिए बट एक बार समझ लो कि जैसे मान लो ये गैस है बेचा, इस कंटेनर में गैस है ना, और ये गैस कुछ काम कर रही है। ये क्या कर रही है, इस पर फोर्स लगा रही है जो ऊपर रखा हुआ है इस वॉल्स पे, और इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, अब इसको ये करते वक्त गैस ने काम किया तो उसकी एनर्जी कुछ कम हो गई, गैस के पार्टिकल्स ने कुछ काम किया तो उनकी एनर्जी कम हो गई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है कि जैसे एनर्जी कम हो इसको हीट दे दो, जिससे कि वापस से इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि तब ये प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया। तो वॉल्स क्या होंगी यहाँ पर, कंडक्टिंग, जिससे कि जब भी गैस काम करे तो उसकी एनर्जी ड्रॉप हो, यानी टेम्परेचर ड्रॉप हो तो बाहर से हीट दी जा सके और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये वॉल्स हमारी नॉन कंडक्टिंग हो और ये गैस तब भी वर्क कर रही है इसको वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए, तो फिर अंदर जब वह गैस वर्क करेगी तो एनर्जी उसकी ड्रॉप होगी, टेम्परेचर उसका कम होगा, बट हम बाहर से हीट नहीं दे सकते क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है।
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, लेकिन आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि एडियाबैटिक में आप हीट दे नहीं सकते और आइसोथर्मल में क्या होता है, हीट दे सकते हैं। क्यों हीट दे सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए एडियाबैटिक कर्व में गैस कूल होने की वजह से उसका नीचे होता है, आइसोथर्मल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए। तो ये चारों मैंने आपको ग्राफ भी बता दिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों। अभी 5 मिनट्स ले लूँ या छोड़ दूँ? सर छोड़ दो। ले लो ले लो सर।